नमस्कार। नमस्कार। आज हम एनी फ्रैंक के जीवन और उनकी जानी मानी डायरी पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास उनकी एक संक्षिप्त जीवनी है और हम कोशिश करेंगे कि इससे जो मुख्य बातें हैं और शायद कुछ ऐसे पहलू जिन पर कम ध्यान जाता है वो सामने लाएं। हाँ, बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि एनी के छोटे से जीवन की खास घटनाओं को समझे, खास तौर पर वो जो छिपने के दौरान हुआ, और ये भी कि उनकी डायरी आज भी इतनी अहम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। एनी का जन्म, जैसा कि हम जानते हैं, 1929 में जर्मनी में हुआ था और जीवनी बताती है कि हिटलर के सत्ता में आने के बाद, मतलब 1933 में, उनका परिवार नाजी जुल्म से बचने के लिए एम्स्टर्डम चला गया। एनी तब सिर्फ 4 साल की थी। जी हाँ, सिर्फ 4 साल की। और एम्स्टरडैम में शुरू में तो सब कुछ सामान्य सा लगा। एनी स्कूल में आई, दोस्त बने। लेकिन जैसा आपने कहा, 1940 में जब जर्मनी ने नीदरलैंड पर हमला किया, कब्जा किया, तो यहूदियों के लिए मुश्किलें बढ़ने लगीं। हाँ, नए नए कानून, पाबंदियां। बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती गई। और फिर जुलाई 1942 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब एनी की बड़ी बहन मार्गोट को वो डिपोर्टेशन का नोटिस मिला। हाँ, ये वो वक्त था जब फ्रैंक परिवार ने समझ लिया कि अब छिपने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो वो अपने पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में ही एक छिपी हुई जगह पर चले गए, एक्टर हाइस जिसे कहते हैं। जी, सीक्रेट एनेक्स, 6 जुलाई 1942 को। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ वैन पेल्स परिवार भी था और बाद में एक डेंटिस्ट फ्रिट्स फेफर भी आकर रहने लगे। कुल 8 लोग। 8 लोग, हाँ। एक बहुत ही तंग जगह में। और वो वहां 2 साल से भी ज्यादा रहे, अगस्त 1944 तक। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। यकीनन। और ये भी याद रखना जरूरी है कि वो अकेले नहीं थे इस संघर्ष में। ऑटो फ्रैंक के कुछ बहुत वफादार कर्मचारी थे, जैसे मीप गीज, बेप वोस्कोएल और दूसरे लोग। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन तक खाना पहुंचाया, जरूरत का सामान दिया और थोड़ी बहुत बाहर की खबरें भी। हाँ, मीपगीज का नाम तो बहुत आता है। उनके बिना शायद। बिल्कुल, उनके बिना शायद ये मुमकिन ही नहीं हो पाता इतने लंबे समय तक। और इसी दौरान, छिपने के दौरान ही, एनी ने वो डायरी लिखी जो बाद में दुनिया भर में पढ़ी गई। ये उन्हें अपने 13वें जन्मदिन पर मिली थी, है ना, छिपने से बस कुछ ही दिन पहले। जी हाँ, जून 1942 में। और उन्होंने उसमें लिखना शुरू किया अपनी एक काल्पनिक दोस्त किटी को। उसमें वो अपनी रोज की जिंदगी के बारे में, उस बंद जगह के माहौल के बारे में, अपने डर, अपनी उम्मीदें, सपने सब लिखती थी। और ये सिर्फ एक मतलब टीनेजर के भावनाओं का लेखा दोखा नहीं था, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवनी साफ बताती है कि एनी में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझ थी, एक गहराई की सोच में। और लिखने का हुनर तो कमाल का था। वो सच में एक लेखिका बनना चाहती थी युद्ध के बाद। उन्होंने अपनी डायरी को दोबारा लिखना भी शुरू कर दिया था, शायद एक किताब की शक्ल देने के लिए, मैं ना। हाँ, बिल्कुल। इसी इरादे से उन्होंने उसे एडिट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सपना पूरा नहीं हो सका, 4 अगस्त 1944 को। हाँ, उस दिन किसी ने विश्वासघात किया। आज तक पक्का पता नहीं चल पाया कि किसने। गेस्टापो यानी नाजी सीक्रेट पुलिस ने छापा मारा और उन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ओह। उन्हें पहले वेस्टबॉक ट्रांजिट कैंप ले जाया गया। और फिर वहां से ऑश्विट्स बिरकनाउ। जी। बाद में एनी और मार्गोट को बर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। बर्गन बिल्सन, वहां के हालात तो बहुत ही भयानक बताए जाते हैं। बेहद भयानक। बीमारियां, भूखमरी, ठंड। वहीं दोनों बहनों को टाइफस हो गया। जीवनी के मुताबिक पहले मार्गोट की मौत हुई फरवरी 1945 के आसपास, और उसके कुछ ही दिन बाद, शायद मार्च 1945 की शुरुआत में, एनी की भी मृत्यु हो गई। युद्ध खत्म होने से बस कुछ ही हफ्ते पहले। हाँ, बस कुछ ही हफ्ते पहले। उन 8 लोगों में से सिर्फ एक ही बच पाए। एनी के पिता ऑटो फ्रैंक। जी, सिर्फ ऑटो फ्रैंक। जब युद्ध खत्म हुआ और वो एम्स्टर्डम वापस आए, तो मीप कीज ने उन्हें एनी की डायरी दी। मीप ने उसे गिरफ्तारी के बाद संभाल कर रख लिया था। और ऑटो फ्रैंक ने फिर इसे पढ़ा और फैसला किया कि इसे दुनिया तक पहुंचाना है। हाँ, उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने इसे थोड़ा संपादित किया और 1947 में डच भाषा में इसे प्रकाशित करवाया। और फिर 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद आया, एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। हाँ। और वो किताब तो फिर। हाँ, वो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। 70 से भी ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। कमाल है। ये किताब मतलब हॉलोकॉस्ट के लाखों पीड़ितों को एक चेहरा देती है, एक आवाज देती है। बिल्कुल। ये नफरत और असहिष्णुता के खतरों के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी है। एनी का वो एक मशहूर कोट है,
जो उन्होंने जुलाई 1944 में लिखा था, इतने मुश्किल हालात में भी। ये एक चमत्कार है कि मैंने अपने सभी आदर्शों को नहीं छोड़ा है। वे इतने बेतुके और अव्यावहारिक लगते हैं, फिर भी मैं उनसे चिपकी हुई हूँ, क्योंकि मैं अभी भी मानती हूँ, सब कुछ के बावजूद, कि लोग वास्तव में दिल से अच्छे हैं। ये पंक्तियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सही में। और शायद यही वजह है कि एने की कहानी आज भी इतनी मायने रखती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास की जो बड़ी-बड़ी घटनाएं होती हैं, उन्हें समझने के लिए ये व्यक्तिगत कहानियां, ये अनुभव कितने जरूरी हैं। शायद यही वो तरीका है जिससे हम सिर्फ आंकड़ों और तारीखों से आगे बढ़कर मानवीय पहलू को समझ पाते हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है सोचने के लिए।